हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? एटमॉस्फेयर की डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, यहाँ से कोई भी एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम वायुमंडल की परतें बात करेंगे कि वायुमंडल है क्या, फिर इसकी परतें कितनी होती हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल और मंडल और आयन मंडल, बहिर्मंडल, सबके बारे में डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसके जो भी इंपॉर्टेंट पीपाई के क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं वायुमंडल की परतें के बारे में। किसके? वायुमंडल की परतों के बारे में बात करते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये कितने पार्ट में होते हैं? सिर्फ ये 4 पार्ट में होते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? लोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में प्रमुख तथ्य। पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के रूप में वर्णित किया गया है। वायुमंडल जो है वो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के रूप में वर्णित है क्या? वायुमंडल। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की मोटाई कितनी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की मोटाई लगभग 480 किलोमीटर है। 99% मोटाई पृथ्वी से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब कम हो जाता है और वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। तो वायुमंडल में क्या है? तो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वायुमंडल को अपनी जगह पर बनाए रखने में मदद भी करता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो वायुमंडल को अपनी जगह पर बनाए रखने में भी मदद करता है। वायुमंडल की प्रमुख भूमिका है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को रोकना। देखिए, पराबैंगनी किरणों को रोकना ये वायुमंडल की प्रमुख भूमिका। अगर वायुमंडल ना होता तो ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो डायरेक्ट आकर पृथ्वी पर पड़ती। तो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इससे स्किन कैंसर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल की प्रमुख ही भूमिका होती है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को रोकने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। नासा के अनुसार देखते हैं कि नासा के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना इस प्रकार है। कैसी है? तो नासा के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना है, जिससे नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है। वहीं पर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 0.04% है। और नियान हो गया, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन और हाइड्रोजन, साथ ही जलवाष्प की मात्रा का पता भी लगाएं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों वायुमंडल की संरचना के बारे में। किसके? वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं। वायुमंडल गैस की एक परत है। वायुमंडल क्या है? मैंने अभी तक देखा ना कि वायुमंडल के बारे में पढ़ा। अब ये वायुमंडल है क्या? देखिए, वायुमंडल जो है वो गैस की एक परत है, या फिर ये कह सकते हैं कि गैसों की परत है। तो वायुमंडल गैस की एक परत या गैसों की परत है जो किसी ग्रह को ढकती है और ग्रह पिंड के गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपनी जगह पर बनी रहती है। जब गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है और वायुमंडल का तापमान कम होता है तो कोई ग्रह अपना वातावरण बनाए रखता है। अब पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन में कितने हैं? तो 78% है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और सूक्ष्म गैसों से बना है। जलवाष्प की एक परिवर्तनशील मात्रा भी वायुमंडल में मौजूद है। समुद्र तल पर लगभग 1% और ऊंचाई के साथ यह घटती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई है वैसे वैसे ये वायुमंडल घटती जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल की संरचना क्या है। तो वायुमंडल की संरचना में किसका कितना योगदान होता है, आपने इसको अच्छे से पढ़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। यह आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यहाँ स्थलीय विकिरण के एक भाग को अवशोषित करता है और कुछ को वापस पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित करता है। वातावरण में धूल के कण भी मौजूद हैं। वातावरण में धूल के कण भी मौजूद हैं। इनकी जो उत्पत्ति है वो विभिन्न स्रोतों जैसे बारीक मिट्टी हो गई, धुआं हो गया, कालिक हो गया, पराग, धूल, उल्काओं के विघटित कणों से होती है। धूल और नमक के कण हिट्रोस्कोपिक नाभिक के रूप में कार्य करता है, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर
बादल बनाते हैं। क्या करते हैं, चीज़ के चारों ओर जलवाष्प जो होता है, जिसके चारों ओर जलवाष्प से संघनित होकर क्या होता है, बादल का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ओजोन गैस के बारे में। ये ओजोन गैस क्या होता है। अब इस वायुमंडल के बारे में डिस्कस किया, वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत ही ओजोन गैस आती है। तो चलिए देखते हैं ओजोन गैस की क्या भूमिका है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद है और एक छलनी के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन गैस जो होता है पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। ओजोन हानिकारक किरणों से जो ओजोन है O3, ओजोन का फार्मूला होता है O3। ओजोन जो होता है वो हानिकारक किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। जो ओजोन हानिकारक किरणों को, जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। क्या रोकता है, ओजोन गैस जो होती है ओजोन उसको रोकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जलवाष्प के बारे में। हमने ओजोन डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं जलवाष्प के बारे में। देखिए दोस्तों, जलवाष्प एक परिवर्तनशील गैस है, ऊंचाई के साथ घटती भी जाती है। जलवाष्प एक परिवर्तनशील गैस है और ये जैसे जैसे ऊंचाई जाती है वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर भी गिरता है। जैसे भूमध्य रेखा जाती है ना, जैसे भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर भी गिरती है। यह एक कंबल की तरह काम करता है, जो पृथ्वी को ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा होने देता है। जो जलवाष्प होता है, ये जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प कैसा है, तो जलवाष्प जो है वो एक कंबल की तरह काम करता है, जो पृथ्वी को ना तो बहुत गर्म होने देता है और ना ही बहुत ठंडा होने देता है। यह हवा में स्थिरता और अस्थिरता का भी योगदान देता है। देखिए ये हवा में क्या होता है, ये हवा में स्थिरता और अस्थिरता का भी योगदान देता है। तो जलवाष्प के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन की भूमिका वायुमंडल में बहुत ही ज़्यादा है, तो अब हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। देखिए वायुमंडल 78% जो है वो नाइट्रोजन से बना हुआ है। कितना, 78% है नाइट्रोजन से बना है वायुमंडल। नाइट्रोजन का जो उपयोग है सीधे हवा से नहीं किया जा सकता है। नाइट्रोजन का उपयोग सीधे हवा से नहीं किया जा सकता है। जैविक चीज़ों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जैविक चीज़ों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन चक्र जीवित चीज़ों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की आपूर्ति करने का तरीका है। नाइट्रोजन की आपूर्ति करने का क्या है, तरीका है। तो हमने डिस्कस किया जलवाष्प के बारे में, ओजोन के बारे में और नाइट्रोजन के बारे में। अब जो भी और गैसें बची हैं उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं, उसके बारे में PY के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दो, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब वायुमंडल की संरचना में बात करते हैं ऑक्सीजन गैस के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। देखिए वायुमंडल 21% ऑक्सीजन से बना है। ये जो वायुमंडल है वो 21% ऑक्सीजन से बना होता है। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है कि सभी जीवित चीज़ों द्वारा किया जाता है और यह श्वसन के लिए भी आवश्यक है। ऑक्सीजन जलाना अनिवार्य नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्गन के बारे में। किसके बारे में, आर्गन को भी देख लेते हैं। आर्गन गैस क्या है, ठीक है दोस्तों, आर्गन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आर्गन गैस है क्या। देखिए वायुमंडल में 0.9% जो है आर्गन से बना है। वायुमंडल 0.9% आर्गन से बना है। इनका उपयोग क्या है, तो आर्गन का जो उपयोग है मुख्यतः प्रकाश बल्बों में किया जाता है। आर्गन का उपयोग किसमें किया जाता है, तो प्रकाश बल्बों में किया जाता है आर्गन का उपयोग। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में, CO2 के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए वायुमंडल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। पौधे इसका उपयोग ऑक्सीजन बनाने में करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी है और आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस में से एक है। तो ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार कौन है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल की संरचना देखिए, जो वायुमंडल की संरचना है, तापमान की स्थिति के आधार पर वायुमंडल को 5 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। चलिए अब हम देख लेते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल के बारे में।
एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। किसके बारे में? क्षोभ मंडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्या होती है? सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 13 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है क्योंकि गर्मी को मजबूत संवहन धाराओं द्वारा काफ़ी ऊंचाई तक ले जाया जाता है। समस्त जलवायु और मौसमी परिवर्तन वायुमंडल की इसी परत में होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समस्त जो जलवायु और मौसमी परिवर्तन होती है, मौसमी परिवर्तन किस वायुमंडल में होता है? तो मौसमी जो परिवर्तन होता है वो किस परत में होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्षोभ मंडल में होता है। किस में होता है? मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ट्रोपोपॉज एक क्षेत्र है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। इस क्षेत्र में तापमान लगभग स्थिर होता है। भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों पर लगभग -45 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसलिए इसे ट्रोपोपॉज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसको ट्रोपोपॉज भी कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि क्षोभ मंडल आपको आ गया होगा कि क्षोभ मंडल में क्या है। तो क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी ऊंचाई पूछ लेंगे मेनली, और क्षोभ मंडल से ही पूछते हैं कि मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं। तो मौसमी संबंधी वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं वो इसी परत में होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं इसी क्षोभ मंडल को और भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यह वायुमंडल की क्या है। क्षोभ मंडल दोस्तों ये है समताप मंडल। क्या है? ये है समताप मंडल। ठीक है, ये है समताप मंडल। देखिए ये जो समताप मंडल है यह वायुमंडल की दूसरी परत है। यह वायुमंडल की दूसरी परत है जो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है। पहले तो क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है। तो ये क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कितनी किलोमीटर ऊंचाई तक? तो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल फैली हुई है। वायुमंडल की इस परत को में ओजोन परत होती है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ऊर्जा के हानिकारक रूपों से जीवन की रक्षा भी करती है। क्या करता है? वो समताप मंडल जो है जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, जो सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और सूर्य ऊर्जा के हानिकारक रूपों से जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत के द्वारा अवशोषित यूवी विकिरण गर्मी में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ समताप मंडल गर्म हो जाता है। ये क्षोभ मंडल के विपरीत है। वायुमंडल की इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं अनुपस्थित होती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं और समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। यही कारण है कि हवाई जहाज़ सुचारू रूप से चलाने के लिए समताप मंडल में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज़ जो होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज़ समताप मंडल में उड़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करते हैं स्ट्रेटोपॉज के बारे में। तो स्ट्रेटोपॉज समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है। स्ट्रेटोपॉज क्या करता है? समताप मंडल और मध्य मंडल को मतलब अलग करता है। तो दोस्तों हमने बात कर लिया क्षोभ मंडल के बारे में, हमने क्षोभ मंडल को डिस्कस किया, समताप मंडल को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में। चलिए इसको भी देख लेते हैं, मध्य मंडल है क्या। देखिए मीसोस्फीयर, इसी को मध्य मंडल कहते हैं। मीसोस्फीयर जो होता है वो वायुमंडल की तीसरी परत होती है जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर शून्य से 100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करने पर उल्का पिंड इसी परत में जलते हैं। तो उल्का पिंड जो उल्का पिंड होते हैं वो किस परत में जलते हैं? तो उल्का पिंड जो होते हैं वो मीसोस्फीयर में जलते हैं। और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होते हैं, लेकिन समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होते हैं और समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी ऊपरी सीमा जो होती है वो मेसोपॉज है। इसकी ऊपरी सीमा क्या है? मेसोपॉज है जो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को अलग करती है। किसको? जिसको मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करती है। चलिए अब हम बात करते हैं बहिर्मंडल के बारे में। वायुमंडल क्या होता है? देखिए दोस्तों, बहिर्मंडल आयन मंडल थर्मोस्फीयर के भीतर स्थित होता है। यह मध्य मंडल से 80 से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है और इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है आयन मंडल। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं। उपग्रह जो है वो थर्मोस्फीयर के ऊपरी भाग में परिक्रमा करते हैं। उपग्रह थर्मोस्फीयर के ऊपरी भाग में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों बहिर्मंडल के बारे में।
थर्मोस्फीयर के ऊपरी वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को एक्सोस्फीयर कहते हैं, इसको वायुमंडल कहते हैं। ये है बहिर्मंडल और ये है आयनमंडल। ये क्या है? ये है आयनमंडल और ये जो है हमारा आयनमंडल था और वो हमारा बहिर्मंडल है। तो थर्मोस्फीयर के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ये जो परत है वो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। क्या करती है? जो परत है धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन होती चली जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, पांचों मंडल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं इसको भी। देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कितना है? 78% है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का जो अस्थायी तत्व है उसका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो किसके द्वारा गर्म होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। कौन सी गैस है? आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछेंगे ना तो CO2 बता देंगे और कभी कोई बताते हैं नहीं तो ना उसमें ऑप्शन में दे देते हैं तो गलत कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूर्य की तीव्र विकिरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सूर्य के तीव्र किरण, जिसको सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उसे झुलसने से कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण के द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। क्षोभ मंडल की धरातल में औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की धरातल में औसत ऊंचाई कितना ही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम का परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल के कारण ही होता है। मौसम संबंधी घटनाएं भी बताया था ना मैंने डिटेल में जब डिस्कस कर रही थी थ्योरी में, तो तब हमने आपको बताया था कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के कारण ही होती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य होता है? तो समताप मंडल में जो ओजोन परत का कार्य होता है वो होता है कि भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पाथ को रोकना। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य होता है? कि पराबैंगनी विकिरण पाथ को रोकना होता है इसका कारण। आगे देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परिवर्तित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल से। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की कौन सी रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की जो निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों, हमने पहले थ्योरी क्लासेस की। हमने क्या किया? पहले थ्योरी क्लासेस की, उसके बाद में PY के क्वेश्चन किए, वन लाइनर PY के क्वेश्चन किए जो भी इंपॉर्टेंट थे आपने देखा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पूछा ही जाता है एनीवन कोई भी एग्जाम है तो, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गए, मौसम संबंधी परिवर्तन हो गए, ऐसे क्वेश्चन हर परत से एक दो क्वेश्चन वहाँ से पूछे ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और ख़ुद भी देखो। और एक बार अगर आपने इसको देख लिया, पढ़ लिया, सुन भी लिया, अगर आपने मोबाइल चला कर रख दिया, सुन भी लिया, तो आपके काफ़ी डाउट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और दिल से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, दिल से कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके अंदर जो भी है, जो भी आपके मतलब
क्वेश्चन भी हैं जो अभी अगर आपको स्पेशल कोई सब्जेक्ट भी पढ़ना भी है तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं वो क्लास ले आपको प्रोवाइड करवाऊँगी और चाहे थ्योरी क्लासेस चाहे पीबीआई जैसी भी आपकी जो भी इच्छा है आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, हम आपको उसको प्रोवाइड कर देंगे। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिले। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। हम सब के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे, तो प्लीज़ सब लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।